तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी आपको सुनाऊं उससे पहले एक दूसरी कहानी आपको बताता हूं, सुनाता भी हूं। इंसानी लालच की कोई इंतहा नहीं होती। ये कहानी अभी आई है हरियाणा से, हरियाणा के करनाल के पास की कहानी है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई एक कत्ल हो जाए, दूसरे कत्ल की प्लानिंग है और बहुत मुमकिन है कि फिर तीसरा कत्ल भी हो, लेकिन ऊपर वाले का करम कि एक कत्ल के बाद बाकी के दो कत्ल होने से बच गए। जिन लोगों ने कत्ल कराया वो आपस में ही भिड़ गए और उसके बाद पूरा पोल खुल गया। कई बार ऐसा होता है कि इंसानी लालच में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि वो आगे पीछे का सोचता नहीं। पैसे की हवस, प्रॉपर्टी की भूख और ये सारी चीजें आपके हाथों जुर्म करवा देती और बाद में जब पकड़े जाते हैं तब अफसोस होता है कि कहां फंस गए। हरियाणा के करनाल इलाके में दो बहनें थीं। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में होती है। दोनों भाई थे, दोनों सगे भाई, इधर दोनों सगी बहन। शादी के बाद बच्चे भी हुए, दोनों परिवार खुश। अब इनमें से एक का पति जो था उसके पास एक प्लॉट था, एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा। उसकी पत्नी चाहती थी कि ये प्लॉट वो बेच दे और बेचने के बाद पैसे सब घर आ जाए, क्योंकि उसे डर था कि चूंकि वो दो भाई हैं, प्लॉट रहेगा तो बाद में अगर बंटवारा होगा तो दूसरे भाई को भी हिस्सा जाएगा। अब पत्नी लालच में अंधी, वो पूरी प्रॉपर्टी, पूरा प्लॉट खुद चाहती थी। पति बेचना नहीं चाहता था कि बुरे वक्त में काम आएगा। पत्नी को इस बात पे गुस्सा आया, पति पत्नी में झगड़ा हुआ। इसके बाद पत्नी ने प्लान किया कि अपने पति को ही अगर रास्ते से हटा दूं तो ये पूरा प्लॉट अपने ही पास आ जाएगा। इत्तेफाक से इसी दौरान में पत्नी का एक अफेयर चलता है, उसका एक प्रेमी था। पत्नी अपनी बात अपनी छोटी बहन को भी बताती है, जो उसी के पति का छोटा भाई है, जिसका पति। तो वो कहती है कि देखो, अगर ये पति को रास्ते से हटा दे तो पूरा प्लॉट हमारा हो जाएगा, फिर हम दोनों इसमें सपना करें, जो भी पैसे रखेंगे। दूसरी बहन भी तैयार हो जाती है लालच में। अब दोनों मिलकर, एक पत्नी जिसका प्रेमी था वो उसको बताती है कि देखो, अगर तुम मेरे पति को मार दोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। वो प्रेमी भी उसके प्यार में पागल अंधा। उसने कहा कि ठीक है, वो तैयार हो जाता है। इसके बाद प्लानिंग के तहत एक रात वो उसके पति को बुलाता है, अपने दोस्तों के साथ ले जाता है सुनसान जगह पर, शराब पिलाता है और फिर बेल्ट से उसका गला घोंट कर मार देता है। लाश की शिनाख्त ना हो इसलिए फिर कुछ पेट्रोल उसके चेहरे पे डालकर छिड़कता है, आग लगा देता है और लाश को वहीं नहर पे फेंक देता है। बाद में ये लाश किसी तरह से कुछ लोगों के जरिए पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस काफी कोशिश करती है, लाश की शिनाख्त होती नहीं है। तो पुलिस उस लाश की जो भी चीजें थी उसको सहेज कर रखती है और एक लावारिस की तरह उस लाश का अंतिम संस्कार कर देती है। वक्त बीत जाता है, इधर उसका पति आता नहीं है। पत्नी को चूंकि असलियत मालूम थी, पत्नी अपने घर में पति के तस्वीर पे मालाएं भी डाल देती है। अब रास्ता क्लियर था, पति रास्ते से हट चुका था, प्लॉट पे उसका कब्जा था। लेकिन इधर पत्नी ने वादा किया था कि तुम मेरे पति को मार दोगे तो मैं तुमसे शादी करूंगी। अब प्रेमी एक आशिक से कातिल भी बन गया इश्क के लिए। उसने कहा कि अब याद दिलाया वादा, बोला मुझसे शादी करो। पत्नी ने कहा अभी नहीं कर सकते क्योंकि अभी मेरे पति की मौत हुई है, लोगों को क्या कहेंगे। बट प्रेमी को लगा कि ये टाल रही है। अच्छा, इससे पहले ये हुआ था कि जब कत्ल हुआ तो पत्नी को भरोसा नहीं था अपने प्रेमी पर भी। उसने कहा कि जब तुम कत्ल करोगे तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करना, ताकि मैं उसे मरते हुए लाइव देखूं, उसकी लाश देखूं, तो मुझे यकीन होगा कि तुमने उसे मार डाला है, लाश को बहाने से पहले। प्रेमी ने उसकी ये शर्त भी पूरी की। उसने कत्ल के बाद बाकायदा मोबाइल पे वीडियो बनाया, रिकॉर्ड किया और फिर उसको वीडियो को भेज दिया अपनी प्रेमिका को, ये देखो तुम्हारे पति को मैंने मारा, ये रहा सबूत, ये रही लाश। अब ये सबूत पत्नी के मोबाइल में, प्रेमी के भी मोबाइल में। अब प्रेमी कह रहा शादी करो, पत्नी टाल रही है। इस दौरान में अब दोनों बहनें एक और तय करती हैं। उन्होंने कहा कि ये प्लॉट तो आ गया, पति मर गया, लेकिन अभी उसका एक भाई जिंदा है, कल को वो फिर इसमें दावा ठोक देगा, इस प्लॉट मेरे भाई का, मुझे भी हिस्सा दो। तो अब दूसरी बहन भी तैयार हो जाती है, कहती जब बहन तूने अपने पति को निपटा दिया तो मेरे पति को भी निपटा दे, ताकि हम दोनों ही बचे प्लॉट के लिए। अब ये दोनों फिर तैयार हो जाती हैं। अब एक कत्ल के बाद दूसरे भाई के कत्ल की बारी। अब कत्ल किससे कराएं, इतनी हिम्मत ही नहीं खुद करें। फिर उन्होंने उस प्रेमी को पकड़ा, कहा कि हमारे पति को तुम कत्ल कर दो, एक तो कर ही चुके हो, और इसके बाद कोई रास्ता साफ है, तुमसे शादी करेंगे, आराम से रहेंगे। अब वो प्रेमी था, कातिल तो था नहीं, न सीरियल किलर था। उसे लगा कि चलो इश्क में एक बार तो खून कर दिया, अब ये क्या है। उसने उससे कहा कि भाई मुझसे तो ये दोबारा कत्ल नहीं होगा और मैं नहीं करूंगा। अब दोनों बहनें इस बात से चिढ़ गई, गुस्सा हो गई। फिर उन्हें लगा कि ये राजदार तो है, कल को ये शादी के लिए भी पीछे पड़ रहा है, शादी उनको करनी नहीं थी, वो तो टालना था, अपना काम निकालना था। तो उन्होंने कहा अब क्या करें। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले ये खतरा बने, हम इसको रास्ते से हटा देते हैं। दोनों बहनें पुलिस स्टेशन पहुंच गई और जाके उन्होंने कहा कि मेरा पति गायब था, हमें पता चला मेरे पति को किडनैप किया है, और उन्होंने अपने ही प्रेमी का नाम बता दिया
और साथ में मोबाइल का वो जो वीडियो उसने भेजा था सबूत के तौर पे कत्ल का, वो वीडियो भी दे दिया पुलिस को कि ये देखिए सबूत मेरे पास, उस शख्स ने मेरे पति का कत्ल किया है। उन्हें लगा फंसा देंगे, वो जेल चला जाएगा, रास्ता क्लियर। अब पुलिस को जैसे ही पता चला, पुलिस ने उसके प्रेमी को उठा लिया। उठाया तो उसने कहा हाँ बिल्कुल सही है, मैंने कत्ल किया है, लेकिन कत्ल मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, कत्ल मैंने इन्हीं दोनों के कहने पर किया है। और इन्होंने वादा किया था कि ये मुझसे शादी करेगी और उनकी ये प्लानिंग थी। अब यहां उल्टा पड़ गया। दोनों बहनें समझती थी कि वो उनको फंसा देंगी, लेकिन प्रेमी और भी ज्यादा चालाक निकला। उसने अपना जुर्म तो कबूल किया, लेकिन साथ में उन दोनों पे भी डाल दिया कि इनके कहने पे कत्ल किया। अब पुलिस को पूरी कहानी सामने आई, दोनों बहनों को उठाया, पूछताछ की उन्होंने भी। अब वो भी पेशेवर मुजरिम तो थी नहीं, टूट गई। उन्होंने भी कहा हाँ हम एक प्लॉट के लिए हमने ये प्लानिंग की थी। तो इसके बाद अब वो दोनों भी जेल में। तो कुल मिलाकर लालच ने ये किया कि एक साथ अब 3 लोग जेल में, एक शख्स इस दुनिया में नहीं है। लेकिन नसीब अच्छा था, अभी 2 कत्ल और होने थे, हुआ नहीं। एक तो प्रेमी ने दूसरा कत्ल करने से मना कर दिया, और दूसरा वो कर लेता तो हो सकता था तीसरा कत्ल उसी प्रेमी का भी हो जाता। लेकिन ये सारी चीजें हुई नहीं। ये हरियाणा की कहानी थी, मैंने कहा आपसे शेयर करूं, क्योंकि इंसानी लालच के बारे में ऐसी चीजें जानना और समझना जरूरी है, ताकि हम इससे बच सके और ऐसी चीजों से दूर रहे। बड़ा सिंपल सा तरीका है जिंदगी जीने का, कि हमारे पास जितना कुछ है हमें उसी में सब्र करना चाहिए। वो एक पुरानी कहावत भी है, जितनी बड़ी जितना आपका चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए। तो अगर हमारी ख्वाहिशें अपने कंट्रोल में होती हैं, इंसान को कभी ख्वाहिशों का गुलाम नहीं होना चाहिए। हमारी जो ख्वाहिश है वो हमारी हैसियत और औकात के हिसाब से तो जरूर हम पूरी करें, और नहीं है तो फिर हमें उस तरफ सोचना और देखना नहीं चाहिए, क्योंकि वहीं से फिर जुर्म का सफर शुरू होता है। क्योंकि जब इंसान अपनी ख्वाहिशों से आगे बढ़कर कुछ हासिल करना चाहता है तो फिर वो सही रास्ते से मिलता नहीं और गलत रास्ते पे चल पड़ता है। तो अगर लालच ना हो और हम जितना है उसमें खुश हैं, उसमें संतुष्ट हैं, तो फिर ये सारी चीजों से हम बच सकते हैं। तो इसीलिए ख्वाहिशों पे हमेशा अपने कंट्रोल किया करें। और इसी के ऊपर एक बहुत खूबसूरत शेर है जो 2 लाइनों में ही सारी चीजें बता देती है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। मतलब इस 2 लाइनों का मतलब यह है कि ख्वाहिशें तो बेशुमार हैं, हजारों हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर लालच है तो ये लगता है कि अरे यार ये तो पूरी हो गई, लेकिन अभी भी कम है, ये भी हो जाती। साइकिल है तो नहीं मोटरसाइकिल होती, मोटरसाइकिल है तो नहीं कार होती, कार होती तो नहीं फिर मर्सिडीज होती, मर्सिडीज है तो फिर BMW होती। तो इस तरह से ख्वाहिशों का अंत होता नहीं है। ये इस कहानी का पूरा निचोड़ है। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। इस कहानी को आप कैसे लेंगे ये आपके ऊपर छोड़ा, क्योंकि इस कहानी के जो हीरो है उसको आखिर में आप कैसे लेंगे ये भी आप पे छोड़ा। पश्चिम बंगाल के बिजनापुर में एक परिवार में एक लड़का रहता था जिसका नाम है समर घोष। इसके पिता पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में एक सरकारी नौकर है, सरकारी कर्मचारी है। तो बिजनापुर के रठरदानी गाछी हाउसा इलाके का ये रहने वाला समर घोष, और गरीब परिवार से, पढ़ाई लिखाई के बाद इसने करीब 10वीं तक इसने पढ़ाई की। फिर वहीं अपने घर के आसपास ये सब्जियां बेचने लगा। सब्जियां बेचकर गुजारा करता, ईमानदारी से काम कर रहा था, घर गृहस्थी सब ठीक चल रही थी और इसकी जिंदगी भी ठीक चल रही थी। लेकिन फिर धीरे धीरे सब्जियां बेचते बेचते इसे लगा कि कब तक इस तरह से बेचकर डेली के चंद रुपए कमाएंगे, कुछ ज्यादा पैसे कमाने चाहिए। फिर कुछ सोबत बुरी हो गई, कुछ लोगों के सोबत में उठने बैठने लगा। तो सब्जियां बेचने के साथ साथ साइड में अब ये वहां पे इलीगल शराब के काम में जुट गया, शराब का व्यापार करने लगा। इसी दौरान में अचानक बिहार में शराबबंदी के कानून आ गया, शराबबंदी लागू हो गई। गुजरात के बाद बिहार, जहां पे शराब पीना, बेचना, रखना, खरीदना सब मना है, बैन है, सजा है। और उसकी एक तस्वीर दूसरी भी है कि जब इस तरह की चीजें रोकती हैं तो कानून अगर सख्त ना हो और करप्शन का राज हो तो फिर पीने वाले को मिल ही जाता है। तो बिहार में भी यही है, कच्ची शराब और इस तरह की लगातार बनती है। आए दिन हर हफ्ते महीने खबरें आती रहती हैं कि जहरीली शराब पीने से 10 मर गए, 15 मर गए, 30 मर गए। उसकी वजह यह है कि शराब की बिक्री तो कानूनन हो नहीं रही है, लेकिन चोरी छुपे तस्करी से, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो, इन रास्तों से, इन बॉर्डर से, नेपाल से शराब की तस्करी होती है और बिहार में पहुंच जाता है और पीने वाले पीते हैं, खरीदने वाले खरीदते हैं। तो बिहार में शराबबंदी ने समर घोष को भी एक रास्ता दिखाया। सब्जी बेचते बेचते उसने देखा कि बहुत सारे लोग बंगाल से बिहार शराब की तस्करी कर रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा है। तो पहले उसने देसी शराब की तस्करी शुरू की, फिर उसने इंग्लिश शराब की तस्करी शुरू की। बिहार में बहुत सारे शराब माफिया थे, उनके साथ उसका संपर्क हुआ और धीरे धीरे अब छोटे पैमाने से करते करते वो बड़े शराब के तस्करी में जुड़ गया। अब उसके ट्रक और उन सब चीजों में शराब आने लगी और कुछ बड़े बड़े पार्टनर हो गए इसके।
तो अब समर घोष देखते ही देखते एक सब्जी वाले से एक शराब माफिया बन गया और नौजवान लड़का पैसे कमाने लगा। जब पैसे आए तो पार्टियां भी करने लगा। इसी दौरान एक बार इसे लगा कि कभी जिंदगी में हवाई जहाज में बैठे नहीं है, चलो हवाई जहाज में बैठते हैं। तो एक बार ये हवाई जहाज में बैठा। जब ये हवाई जहाज में बैठा तो इसकी मुलाकात एक एयर होस्टेस से हुई। मुलाकात क्या हुई, उसने उसको देखा और उसको अच्छी लगी। उसने कहा कि काश इस एयर होस्टेस से दोस्ती हो जाए, प्यार हो जाए। अब लेकिन पहली बार चढ़ा था, अभी भी उसके दिमाग में था एक सब्जी वाला या एक एयर होस्टेस। खैर वो उतर आया, मंजिल पे पहुंचा, लेकिन एयर होस्टेस उसके जहन से नहीं गई। उसके दिल दिमाग में एयर होस्टेस छाई रही। वो परेशान बेचैन हो गया। उसने कहा उस एयर होस्टेस से मिलना है। फिर उसने अपने तरीके से पता किया, जैसे एयरलाइंस में वो ट्रेवल कर रहा था कि किस एयरलाइंस की है, किस रूट पे है। और इसके बाद अब पैसे वैसे तो थे ही, कुछ दोस्ती भी थी कुछ एयरपोर्ट की, उनसे उसने कांटेक्ट किया। और खासतौर पर उसे ये पता था कि सिल्लीगुड़ी के बागडोगरा एयरपोर्ट से दिल्ली तक की फ्लाइट में जनरली वो एयर होस्टेस ट्रेवल करती है। हर एयर होस्टेस का एक रूट होता है, रूट और ट्रेवल के सारे गाइडलाइंस। हालांकि हमारी एक पहले भी आपको क्राइम तक में भी दिखाया था, तो कुछ एयर होस्टेस की बातें भी बताई थी। हमारी एक पुरानी कलीग यहाँ इंटर्न भी की थी, दामनी, जो इस वक्त इंडिगो में है। एक बार मुंबई में जाने वक्त उससे मुलाकात भी हुई थी। तो दामनी से भी मुझे कई जानकारी इस बारे में मिली। जैसे उसी का होता है कि इन लोगों को पहले से पता नहीं होता है कि एक हफ्ता पहले पता होगा कि नेक्स्ट संडे, मंडे, ट्यूसडे किस रूट पे उड़ना है। इन लोगों का एक रोस्टर बनता है, ड्यूटी चार्ट होता है, और उसी हिसाब से किस रूट पे किस शहर के लिए उड़ान भरनी है वो उनको बताया जाता है। लेकिन यह है कि पहले से थोड़ा पता चल जाता है। तो इसने भी पता किया, तो इसको ये पता चला कि ये सिलीगुड़ी के बागडोगरा एयरपोर्ट से दिल्ली की फ्लाइट में जनरली वो एयर होस्टेस ट्रेवल करती है। अब जब एक दिन इसको पता चला कि नेक्स्ट डे इतने बजे की फ्लाइट है जिसमें ये होगी, अब एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन टिकट थी नहीं, क्योंकि एंड टाइम पे सारे इकोनॉमी टिकट बुक। तो पता चला कि बिजनेस क्लास का टिकट, बिजनेस सीट खाली है, वो महंगा होता है। अब इश्क का भूत ऐसा था कि इसने बिजनेस क्लास की टिकट ली, बैठ गया, एयर होस्टेस को देखा, मुलाकात हुई, बातचीत नहीं हुई। उसके बाद वो दिल्ली आया, दिल्ली में उतरा, वापस ट्रेन से फिर पहुंच गया अपने घर। इसके बाद इसका रूटीन हो गया। इसने 2019 से 2020 के दौरान सिल्लीगुड़ी के बागडोगरा एयरपोर्ट से नई दिल्ली के एयरपोर्ट तक एक साल में करीब 50 बार बिजनेस क्लास का टिकट लेकर उसी फ्लाइट में ट्रेवल किया, क्योंकि उसे उस एयर होस्टेस की झलक देखनी थी। 50 बार बिजनेस क्लास का टिकट लेकर। और बाकायदा कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस क्लास का टिकट नहीं है तो वो रिश्वत देता और कहता कि किसी तरह से आप कर दो, इमरजेंसी है। और वो इतनी बार बिजनेस क्लास में ट्रेवल किया कि एक बिजनेस क्लास के पैसेंजर को वैसे भी थोड़ी ज्यादा लोग भाव देते हैं, तो पैसे भी इतने देते हैं वो, तो मतलब खातिरदारी अच्छी होती है उनकी। तो वो बिजनेस क्लास में 50 बार ट्रेवल किया, सिर्फ एयर होस्टेस के लिए। अब 50 बार जब ट्रेवल किया, इत्तेफाक से इसी दौरान में कुछ बातचीत भी हुई, और एयर होस्टेस को जब पता चला कि वो सिर्फ उसके लिए बिजनेस क्लास में ट्रेवल करता है, उसको कोई दिल्ली का कोई काम नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ना फ्लाइट से आने जाने का मतलब है, बल्कि सिर्फ उसके इश्क में वो इतना सफर कर रहा है, वो भी इंप्रेस हो गई। फिर उसे पता चला स्टाफ से कि वो बहुत खर्चा भी करता है, टिप भी देता है, तो वो एयर होस्टेस का भी उस पर दिल आ गया। इसके बाद अब दोनों में दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ। कहानी का क्लाइमेक्स ये है कि फिर दोनों ने शादी कर ली। वो एयर होस्टेस यूपी की है, यूपी की रहने वाली है, और इन दोनों ने फिर शादी कर ली। अब समर घोष का काम तो सब्जी बेचने से शुरू हुआ था, लेकिन वो शराब माफिया बन गया था, तो पैसे भी थे, तो वो खूब पार्टी करता, शादी भी कर ली उसने 50 बार बिजनेस क्लास में ट्रेवल करके, और अपना काम धंधा भी करता रहा। इसी दौरान में बिहार में बहुत सारे शराब माफियाओं की धरपकड़ शुरू हुई, कई ट्रक पकड़े गए, तो बहुत सारे नाम आए। उसमें बिहार पुलिस को पता चला कि एक नाम समर घोष का भी है। अब समर घोष की तलाश शुरू की गई, कई और लोगों को पकड़ा गया, उन्होंने नाम बताया, लेकिन ये हाथ नहीं आता क्योंकि रहता पश्चिम बंगाल में था। इसी 6 जनवरी को पूर्णिया पुलिस को पता चला कि समर घोष, उसका एक शौक था पार्टियां करना, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, और इसी पार्टी ने उसको डुबो दिया। 6 जनवरी को पुलिस को एक मुखबिर से खबर मिली कि समर घोष पूर्णिया में एक पार्टी करने वाला है, और उसमें उसके सारे दोस्त और शराब माफिया होंगे। पुलिस की टीम ने दबिश दी, और दबिश देने के बाद समर घोष को पकड़ लिया। समर घोष को पकड़ने के बाद पता चला कि पूर्णिया, अररिया, सुपौल, समस्तीपुर, दरभंगा, कटिहार,
इसके अलावा कई अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में बिहार के बाकायदा बॉर्डर से ये शराब की स्मगलिंग किया करता था और वहां शराब बेचता था और उससे ही काफी पैसे कमा रहा था। फिर इसी अब पुलिस का काम था शराब के बारे में बात करना, शराब तक वो बात करते रहे, पुलिस पूछती रही। फिर ये भी पता चला कि पश्चिम बंगाल के अलावा झारखंड और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहां से भी ये शराब की इसी तरह से धंधा और तस्करी करता था। फिर इसकी पूरी कहानी निकाली पुलिस ने, बाकी साथियों का नाम पूछा और इसी पूछताछ में पुलिस ने फिर उसके बारे में पैसे और ये कि तुम एक सब्जी बेचने वाले, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए और तुम्हारा खर्चा क्या है। तो जब उसने अपनी कहानी बतानी शुरू की तो उसी कहानी के दौरान में इस एयर होस्टेस का जिक्र आया और उसने कहा कि हाँ मैंने पैसे कमाए, लेकिन एक बहुत बड़ी रकम और पैसे तो मैंने सिर्फ इश्क में बर्बाद किया। तो पुलिस ने पूछा वो कैसे, तो उसने बताया कि एक बार यूं ही हवाई जहाज में सफर किया, एक एयर होस्टेस पर दिल आ गया, फिर कई बार टिकट नहीं मिली, फ्लाइट फुल थी तो बिजनेस क्लास की सीट खाली होती थी, तो मैंने करीब 50 बार बिजनेस क्लास का टिकट लिया, सिल्लीगुड़ी से दिल्ली गया, उसको देखा, फिर वापस लौट आया, लेकिन फिर ये कोशिश रंग लाई, उसको भी प्यार हो गया, फिर हम दोनों ने शादी कर ली। तो एक शराब माफिया जो पकड़ा गया इस वक्त जेल में है। हालांकि पुलिस ने पूछा भी कि जब तुम जेल से बाहर आओगे तो क्या करोगे, तो उसने कहा ये काम नहीं करूंगा। हो सकता है ये प्यार, ये इश्क, ये शादी अब उसे बदल देगा, अच्छा इंसान बना दे, क्योंकि इंसान कभी भी बदल सकता है, तो ये उसके साथ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो जेल में है। और जब ये कहानी पुलिस वालों ने सुनी तो एक शराब माफिया की मतलब एक दूसरा पार्ट, एक दूसरा पहलू उसके अंदर का उसे देखने को मिला। मुझे लगा ये कहानी लीक से हटकर है, इसलिए आपको जरूर सुनानी चाहिए थी। तो एक सब्जी वाले के हवाई इश्क की कहानी थी, कैसी लगी आप बताइएगा, और इसके बारे में और कोई डिटेल या जानकारी हो तो बताइएगा, मैं भी आपको डिटेल जो होगा लेके दूंगा जरूर। किसी वजह से एयर होस्टेस और यूपी में किस जगह की उसका नाम मैंने नहीं बताया, बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये थी कुल कहानी।